सही। क्या पढ़ा रहे थे? संविधान। संविधान में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी, उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। और क्या है उसमें? क्या है वो? भूल गया है तो पता नहीं। देखो हम लोगों ने अनुसूचियाँ पढ़ी थी ना। अनुसूचियाँ कितनी थी? 12। कितनी थी? 12 थी ना। दूसरी अनुसूची में क्या था? वेतन, यानी जितने भी पदाधिकारी होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, उनके वेतन की बात की गई थी। पहला कौन सा था? पहली अनुसूची में क्या था? किसका नाम था? राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। चौथी अनुसूची में क्या था? चौथी राज्यसभा में राज्यों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों का आवंटन। राज्यसभा में राज्य की सीटों का आवंटन था। ठीक है ना। इसकी ट्रिक क्या होता है? चारों तरफ से सीटें। चारों तरफ से सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या था? SC और ST के क्षेत्रों तक पहुंच, ऐसे कुछ था ना। SC ST के क्षेत्रों का प्रशासन। कौन से क्षेत्र थे इसमें नाम लिखे? वो 6वें में। इसमें SC SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जाती है। 6वें में क्या था? AM TM क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के SC या ST क्षेत्रों का प्रशासन के ST क्षेत्रों का क्या किया गया था? प्रशासन किया गया था। 7वीं अनुसूची में क्या था? क्या ट्रिक बताई थी? साथ काम करेंगे। कौन? राजसूची, संसूची और समवर्ती के क्षेत्रों का, के विषयों का विभाजन। 8वीं अनुसूची बताओ। संसूची, राजसूची, समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं वो लिखे हुए हैं। 8वीं अनुसूची में क्या बताया था? हमने कहा था कि ऐंठ के चलते हैं। 22 भाषाएं आ जाएंगी तो बच्चा क्या करके चलने लगेगा? ऐंठ के चलने लगेगा, है ना। तो इसमें भाषाएं थी 8वीं में। 9वीं अनुसूची में क्या था? नौ न्यायिक। 9वीं की ट्रिक क्या बताई थी? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बताई थी? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। 10वीं अनुसूची? 10वीं दल बदल विधि से संबंधित विधेयक का कानून। 11वीं अनुसूची? पंचायती राज। 11वीं और 12वीं दो अनुसूचियां बताई थी इसमें। पहले कौन सा था? ग्राम पंचायत था, नगर पंचायत था? ग्राम पंचायत पहले था, नगर पंचायत कहाँ था? बाद में था। ठीक है। ग्राम पंचायत पहले था, नगर पंचायत क्या था? बाद में था। ठीक। और नगर पंचायत 12वीं अनुसूची में था और 11वीं में क्या था? पंचायती राज। ग्राम पंचायत। और 12वीं में क्या था? नगर पंचायत के विषय। टोटल अनुसूचियां कितनी थी? 12। टोटल अनुसूचियां कितनी थी? 12। नगर पालिका है, नगर पंचायत नगर पालिका एक ही बात है। नगर पालिका और नगर पंचायत क्या है? एक ही बात है। इसमें ये हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ और देखा था ना, भाग। 3 भाग हो गए सर। आर्टिकल भाग एक भाग, उसमें 3 अनुच्छेद। एक भाग में 1 से लेके 4 कितने अनुच्छेद दिखा दिए थे? 1 से 4 3 लिखा दिए।
किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन का प्रावधान। तीसरा अनुच्छेद। अच्छा, मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती। मूल ढांचा, बनाम केरल राज्य। मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया था। इसमें हमने मेन बताया था कि मूल रूप से जो भी आपकी मेन चीजें हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो कि प्रस्तावना में लिखी हुई है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था भाग 1, कौन सा भाग 1 और अनुच्छेद 3 से 4। इसमें कुछ लिख गया था, बताओ जरा। 3 तक लिख गया, 3 तक। पहला अनुच्छेद क्या है? इंडिया जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यही तो था इंडिया। अनुच्छेद 2 में क्या है? राज्यों को जोड़ना। अनुच्छेद 2 में शामिल करना। किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल करना। नए राज्य का क्या करना? नए राज्य को शामिल करना। नए राज्य को क्या करना? शामिल करना। अनुच्छेद 3 पढ़ लिया था। हैं? नाम, सीमा, क्षेत्रफल। किसी भी राज्य की नाम, सीमा और क्षेत्रफल में क्या किया जाना? परिवर्तन किया जाना। किसी भी राज्य की नाम, सीमा और क्षेत्रफल में क्या किया जाना? परिवर्तन किया जाना। नाम, सीमा और क्षेत्रफल में क्या किया जाना? परिवर्तन किया जाना। इसमें क्या दिखा दिया था उसका? ये दिखाया था राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है और व्यवहार में ये स्वीकृति मंत्रिपरिषद की होती है। किसी भी नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई थी। किसी भी नए राज्य का निर्माण होता है तो इसकी जो प्रक्रिया समझाई थी उसमें हमने बताया था ये विधेयक किस सदन में आएगा? लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन में आ सकता है। कौन सा बहुमत चाहिए होता है इसको पारित करने? कौन सा बहुमत चाहिए होता है? बोल क्यों नहीं रही हो? साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत चाहिए होता है? साधारण बहुमत से एक सदन में पारित हुआ, फिर दूसरे सदन में पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? राज्य क्या हो जाएगा? का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इतने तो पढ़ा था। अब इसमें हम लोग नया चीज जोड़ते हैं। नए राज्य के निर्माण से संबंधित हमने बताया था 1956 का एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहीं पे चर्चा चल रही थी, है ना? ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था, वो बताया। अब देखो 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में क्या हुआ था? भाषाई आधार पर। किस आधार पर? भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना था। प्रथम राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश।
भाषाई आधार पर पहला राज्य का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। उसके कितने साल के बाद? 11 साल, 11 वर्ष नहीं, 11 साल नहीं, 9 साल, 9 वर्ष बाद। उसके 9 वर्ष बाद कौन सा अधिनियम आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इससे एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। एक थे पोट्टी श्री रामुल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुल्लू। इन्होंने अनशन किया था 1953। इन्होंने अनशन किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं के प्रयास के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। पोट्टी श्री रामुल्लू। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956, 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष इसके थे फजल अली। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला भाग आता है भाग 2, नागरिकता। 4 हो गए। कहाँ 4? आपको अनुच्छेद 4 क्या नहीं, सारे नहीं लिखने हैं। ऐसे तो लिखेंगे तो फिर होगा। सारे नहीं, इम्पोर्टेंट जो है ना, खास खास जो आपके पूरा ऐसे कोई किताब थोड़ी बनानी, जो खास है बोल दो। भाग 2। भाग 2 में क्या आती है? भाग 1 में तो नाम आ गया, ये सब सारी चीजें आ गई। भाग 2 में नागरिकता क्या आ गई? नागरिकता। क्या होता है नागरिक? नागरिक क्या होता है? हम भारत के नागरिक इसमें रहते हैं तो
देखिए, आपका जब भी ये पूछा जाएगा नागरिकता, तो आप उसमें क्या लिखोगे? भारतीय। उसमें आप एक ही चीज लिखोगे, भारतीय, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, लेकिन लिखेंगे क्या उसमें? भारतीय। भारतीय लिखेंगे। तो नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिकता, नागरिकता का मतलब होता है इसके कुछ अधिकार होंगे और इसके कुछ कर्तव्य होंगे। इसके कुछ क्या होंगे? अधिकार होंगे, और इसके कुछ क्या होंगे? कर्तव्य होंगे। किसके? भारतीय नागरिक के। किसमें? 11 आर्टिकल तक अब इसी के अंदर आएंगे। हम्म। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। अच्छा, ये बताइए, आप भारत के नागरिक हो? किस आधार पर भारत के नागरिक हो? बताओ, किस आधार पर आपको नागरिकता मिली है भारत की? जन्म के आधार पर। और अमेरिका में जन्म होता तो वहां की मिल जाती। ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया की मिल जाती। कनाडा में हुआ होता, कनाडा की मिल जाती। तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, बस। हम्म? जन्म के, उत्पत्ति, आवेदन, आवेदन, देशीकरण, देशीकरण और अधिग्रहण। हाँ, जन्म, इन आधारों पर, 5 आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी। जन्म, उत्पत्ति, आवेदन, देशीकरण और अधिग्रहण। कितने आधार हैं? 5। जन्म, उत्पत्ति, आवेदन, देशीकरण और अधिग्रहण। इन आधारों पर आपको नागरिकता मिलेगी। जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब क्या है? हाँ? यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति का भारत की सीमा में, भारत के क्षेत्र में जन्म होता है, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। किस आधार पर? लिख लो। कोई भी शिशु जो भारतीय भूमि पर जन्म लेता है, उसे, कोई भी शिशु जो भारतीय भूमि पर जन्म लेता है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। समझ गए? जन्म के आधार पर। दूसरा क्या होता है? उत्पत्ति। अब देखिए, उत्पत्ति का मतलब क्या है? माँ या पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हों। क्या हों?
भारतीय हो, माँ या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो या दोनों भारतीय हो, और जन्म हुआ हो उसका इंग्लैंड में, लेकिन मम्मी पापा को अगर नागरिकता मिली हुई है कहाँ की, भारत की, तो फिर उसे कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की भी मिल जाएगी, और उस देश में जहां पर जन्म हुआ है वहां की भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता तो स्वीकार की नहीं गई है। तब फिर क्या होगा, 19 वर्ष की आयु के पश्चात वह स्वयं निर्णय करेगा कि उसको किस देश की नागरिकता चाहिए, भारत की चाहिए है या दूसरे देश की। समझ गए उत्पत्ति का मतलब, माँ या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दो हो गए। तीसरा आता है आवेदन। आवेदन की कुछ कंडीशन है आवेदन की। देखो, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल राष्ट्र यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी सर्कमस्टांसेस क्या है, दूसरी परिस्थिति क्या है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला, इसका मतलब समझे, कोई विदेशी महिला है, भारत में आ रही है, भारत में क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है, तो फिर वह क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। भारतीय मूल का व्यक्ति। दूसरा, अगला आता है भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति, ये भारतीय मूल क्या होता है, यानी कि वह किसी दूसरे देश में रह रहा है, वहां की नागरिकता प्राप्त किए हुए है, लेकिन लेकिन उसका परिवार में कोई भी वंशज जो है वो भारतीय था, तो वो क्या माना जाएगा, भारतीय मूल का। तो उसको 5 वर्ष तक भारत में रहना क्या होगा, अनिवार्य होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में निवास करे, 5 वर्ष तक भारत में क्या करे, निवास करे। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक भारत में निवास करे, तो फिर वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। समझ गए, पहला कौन सा था, जन्म, जन्म के आधार पर। दूसरा, दूसरा उत्पत्ति। तीसरा, आवेदन, आवेदन। चौथा, देशीकरण। और पांचवा, अधिग्रहण। जन्म मतलब जन्म हो जाए, उत्पत्ति यानी कि माँ या पिता में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, भले ही बाहर जन्म हो नागरिकता मिल जाएगी। आवेदन, 5 साल तक भारत में भारतीय मूल का व्यक्ति रहे वो कर सकता है। विदेश से कोई महिला आ रही है, भारत में क्या करती है, भारतीय पुरुष से विवाह कर लेती है, तो फिर उसको क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। और राष्ट्रमंडल देश का कोई भी नागरिक भारत में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। देशीकरण क्या होता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, यदि कोई विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक भारत में निवास करे, तो वह भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। 10 वर्ष तक क्या करे,
10 वर्ष तक निवास करे तो भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। लास्ट वाला क्या आया? अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? हैं? अधिग्रहण का मतलब होता है कि यदि भारत किसी भी देश पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने मतलब किसी भी तरह से उसको उस पर अधिकार कर लेता है किसी भी क्षेत्र पर, तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक समझे जाने लगेंगे, माने जाने लगेंगे। ठीक है, यानी भारत के द्वारा भारत के द्वारा किसी भी देश या क्षेत्र किसी भी देश या क्षेत्र का स्वामित्व ग्रहण कर लेना, किसी भी क्षेत्र का स्वामित्व ग्रहण कर लेना, किसी भी क्षेत्र का क्या ग्रहण कर लेना? स्वामित्व ग्रहण कर लेना, तो वहां के नागरिक क्या समझे जाने लगेंगे? भारत के नागरिक समझे जाने लगेंगे। कहाँ के नागरिक? किसी भी क्षेत्र के। ये कहानी है किसकी? नागरिकता की। तो कितने आधार पर नागरिकता मिलती है बताओ? 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अधिग्रहण। ठीक है, एक बच्चा के माता पिता भारतीय है लेकिन उसका जन्म कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। माता पिता भारतीय है तो बच्चा कहाँ की नागरिकता लेगा? भारत की लेगा। भारत की तो उसकी हो गई उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि माता पिता तो उसके क्या हो गए? भारत के। और उसका जन्म के आधार पर कहाँ की मिल जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की। दो लेकिन दोहरी नागरिकता भारत में है नहीं, डबल देश के हो नहीं सकते, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या करना पड़ेगा? 19 साल के बाद में वह स्वयं डिसीजन लेगा कि उसको कहाँ की नागरिकता स्थायी रखनी है, वहां की उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब आती है नागरिकता की समाप्ति। आखिर नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? है बोलो। 1956। पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। लो, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। अगला लिखना है नागरिकता की समाप्ति। है 5 में। नागरिकता की समाप्ति। ये 5 से 11 चल रहा है, पूरा लिख लो इसी में ही। ठीक है, 5 से 11 तक। परित्याग। परित्याग के द्वारा। दूसरा आता है नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। और तीसरा आता है आपका वंचन। ठीक है, बोलो। परित्याग। परित्याग यानी कि कोई व्यक्ति स्वयं से क्या कर दे? स्वयं छोड़ दे कि मैं
इस देश की नागरिकता को त्यागता हूं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, स्वयं त्याग दे तो उसको क्या आएगा, परित्याग के द्वारा। किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यहाँ की समाप्त हो जाएगी, यहाँ की क्या हो जाएगी, किसी भी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला कौन सा था, परित्याग के द्वारा यानी स्वयं छोड़ दे, दूसरी है नागरिकता की समाप्ति, तीसरी क्या आती है, वंचन, यानी कि यह पता चल जाए किसी ने छल कपट से नागरिकता ली थी, छल कपट से नागरिकता ली थी। अगर ये पता चल जाए किसी ने छल कपट से नागरिकता ली थी तो उसकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी या छीन ली जाएगी। इसलिए नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार थे, 5 आधार थे। पहला कौन सा था, पहला आधार कौन सा था, जन्म, दूसरा आधार उत्पत्ति, तीसरा आवेदन, चौथा देशीकरण, पांचवा अधिग्रहण। हटने के कितना आधार है, 3। पहला कौन सा है, परित्याग के द्वारा, स्वयं अपने आप से क्या कर दे, छोड़ दे। दूसरा नागरिकता की समाप्ति हो जाए यानी कि दूसरे देश की ले ले तो इसकी खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या आता है, परिचय। ठीक है, अब अगला लिख लेते हैं, समुद्र पारी नागरिकता। समुद्र पारी नागरिकता कौन सी आती है, समुद्र पारी नागरिकता। समुद्र पारी नागरिकता क्या कहलाएगी, देखते हैं जरा इसको। समुद्र पारी नागरिकता है, देखो जरा होता क्या है। भारत देखते हैं, भारत में क्या बना हुआ है, देखिए ये समुद्र, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। उसमें देखिए भारत के समुद्र से इधर उधर जो एरिया में जो देश पाए जा रहे हैं, जो समुद्र से इधर मिले हुए हैं, जैसे कि कौन सा हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर श्रीलंका हो गया कि नहीं हो गया। तो इधर नीचे चले जाओगे इंडोनेशिया, और इधर ये सब इंडोनेशिया में पड़ेगा, इधर का एरिया ये है ना, ये इंडोनेशिया है, ये म्यांमार है, ठीक है, ये श्रीलंका है। तो ये सब समुद्र से जाना पड़ेगा ना यहाँ तक। तो देखिए भारतीय संस्कार ने 2003 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। कौन सा, 2003 में एक अधिनियम पारित हुआ, नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम में क्या किया गया, संशोधन, और 16 देशों के नागरिकों को समुद्र पारी नागरिकता प्रदान की गई। 16 देशों को समुद्र पारी नागरिकता प्रदान की गई, 16 देशों के नागरिकों को समुद्र पारी नागरिकता प्रदान की गई। इसमें 2 देश छोड़ दिए गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अपवाद है इसके, पहला पाकिस्तान,
और दूसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों क्या करे गए थे? ये दोनों अपवाद थे। अब इसमें और मूल नागरिकों में क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात, ये पासपोर्ट रख सकते हैं, इनको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या क्या इनमें इनकी सुविधाएं हैं? सुविधाएं देखते हैं समुद्र पारी नागरिकता की। सबसे पहली बात, ये पासपोर्ट रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं। नंबर दूसरा, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। संपत्ति खरीद सकते हैं और निवेश कर सकते हैं, निवेश और संपत्ति अधिकार। निवेश के और किसके अधिकार है? निवेश और संपत्ति के अधिकार हैं। किसमें? समुद्र पारी नागरिकों। इनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। किसमें? शिक्षण संस्थाओं में। शिक्षण संस्थाओं में क्या आरक्षित होंगी? सीटें आरक्षित होंगी। किसके लिए? समुद्र पारी नागरिकों के लिए। वीजा नहीं की जरूरत नहीं पड़ती, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या रख सकते हैं? पासपोर्ट रख सकते हैं, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसको? कितने देशों को दी गई थी? कितने देशों को? 16 देशों को। दो अपवाद कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। ये कर क्या नहीं सकते? ये चुनाव नहीं लड़ सकते और वोट नहीं डाल सकते। क्या अधिकार नहीं है इनको? चुनाव नहीं लड़ सकते और वोट नहीं डाल सकते। चुनाव नहीं लड़ सकते और क्या नहीं कर सकते हैं? वोट नहीं डाल सकते हैं। कौन? समुद्र पारी नागरिक। शिक्षण संस्थाओं में, यानी कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहां पर पढ़ने के लिए। इसकी एक चीज और है, 6+1। ये 6+1 क्या है? 6 वर्ष तक तो ये समुद्र पारी नागरिक के रूप में पंजीकृत रहे और एक वर्ष भारत में निवास करे। एक वर्ष क्या करे? भारत में निवास। एक वर्ष भारत में क्या करे? निवास करे। 6 वर्ष तक क्या रहे? पंजीकृत रहे और एक वर्ष तक भारत में निवास करे तो यह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करेगा। देख लिया? समझ गए ये चीज? हाँ, कितनी चीज समझ में आ गई? 6 वर्ष तक वह समुद्र पारी नागरिक के रूप में नागरिक जो है वो बना रहे, पंजीकृत, रजिस्ट्रेशन
और 6 साल तक वह काम करता रहे, उसके बाद में 1 साल भारत में निवास करे, तो टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, फिर वह भारत में रहने के लिए आवेदन कर सकता है। समझिए। अब दूसरी चीज देखते हैं, PIO, भारतीय मूल का व्यक्ति या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का व्यक्ति या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का व्यक्ति या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक साल बाद नहीं, उसी पीरियड टोटल, हाँ 6 साल तक वो रहे, 1 साल आपका इसमें हो जाए। हाँ हाँ, आ जा सकता है, निवेश कर सकता है। ठीक है। अगला लिखो, PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें लिख लो, निकट भविष्य में, भविष्य में नहीं, निकट अतीत में, निकट अतीत में जिस व्यक्ति की कई पीढ़ी पहले, निकट अतीत में जिस व्यक्ति की कई पीढ़ी पहले, कई पीढ़ी पहले, निकट अतीत में जिस व्यक्ति की कई पीढ़ी पहले विदेश में चले गए हों, विदेश में चले गए हों और वर्तमान में उसके नागरिक ना हो, विदेश में चले गए हों, वर्तमान में उसके नागरिक ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। मतलब उसके दादा परदादा क्या रहते थे, भारत में थे, अब वो पूरी फैमिली के साथ में कनाडा शिफ्ट हो गया है, समझ रहे, तो वो कहा जाएगा भारतीय मूल। कभी आपने पढ़ा होगा, कभी अमेरिका से कोई कही जाती है कि भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में ये काम किया, या अमेरिका में अंतरिक्ष में गई, है ना, तो वो उनके कहीं दादा परदादा, उनकी कोई पीढ़ियां जो थी वो क्या हुई हैं, भारत में रहती थी। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI क्या होता है, NRI, NRI सुना है ना, NRI आता है ना, NRI है, ग्रीन कार्ड है इनके पास, कहते हैं ना। देखो, निकट अतीत में भारत से बाहर वह स्वयं गया हो, निकट अतीत में भारत से बाहर वह स्वयं गया हो, निकट अतीत में भारत से बाहर वह स्वयं गया हो, निकट अतीत में भारत से बाहर वह स्वयं गया हो, भारत से बाहर वह स्वयं गया हो, और उस देश की नागरिकता प्राप्त कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उस देश की नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, स्वयं गया हो और नागरिकता
अमेरिका गया, अमेरिका का नागरिक हो भी सकता है और अमेरिका का नागरिक नहीं भी हो सकता है। इन्हें क्या कहते हैं? एनआरआई। आपने देखा होगा अभी हम लोग जब वोटिंग वाला वो पढ़ेंगे तो उसमें एक लिखा होता है भारत का नागरिक हो। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सदस्य जो है विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो उस समय यह कहा जाता है, पहला पॉइंट क्या लिखा जाता है? वह भारत का नागरिक हो। यह नहीं लिखा जाता भारतीय मूल का व्यक्ति हो, ये लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। भारत का नागरिक हो सबसे पहले नंबर पे लिखा जाता है, यानी नागरिकता उसकी कौन सी हो? भारतीय। तो भारतीय मूल के व्यक्ति कर सकते हैं वोट? भारतीय मूल के व्यक्ति ना वोट कर सकते हैं, ना ही किसी पद के लिए खड़े होकर क्या कर सकते हैं? चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये कहानी थी आपकी नॉन रेजिडेंट इंडियन। लिख लिया? अब आता है अपना इम्पोर्टेंट भाग। भाग कौन सा? भाग 3। भाग कौन सा? क्या खास है इसमें? भाग 3 में क्या है? 12 से 30, 32 से 35 मौलिक अधिकार। क्या है इसमें? अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक है? मौलिक अधिकार। अब देखिए, पहले दिन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उसमें आपको बेसिक समझाया था। बेसिक के तहत हमने बहुत सारी बातें लिखी थी उसमें, है ना? उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण की बात कही गई थी ना। स्वतंत्रता से पहले ये सारे शोषण चलते थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। ये सारे शोषण चल रहे थे देश में। स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी, भेदभाव चारों तरफ था, ऊंच नीच की भावना चारों तरफ थी। ठीक है, नहीं थी? तो हमको क्या करना है? अब वो सब कुछ खत्म करना है और इसको बनाना है मौलिक अधिकार। ये सारे चीज भेदभाव अब खत्म करे जाएंगे और उसके जगह पे मौलिक अधिकार को लाया जाएगा। अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35। कौन से अधिकार? मौलिक। कहां से लिए गए हैं? आ से अधिकार बताया था और आ से अमेरिका बताया था। ये तो ट्रिक बताई थी। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। अमेरिका से लिए गए क्या? मौलिक अधिकार। आज कितने मौलिक अधिकार हैं? हा? आज मौलिक अधिकार हैं 6। पहले कितने थे? पहले थे 7। 7 क्या कर दिया गया? एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। बचे कितने? 6। बचे कितने? 6 मौलिक अधिकार बचे। ठीक है ना? एक मौलिक अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है? एक मौलिक अधिकार था, उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। क्या नाम था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 44वां संवैधानिक संशोधन। ट्रिक बताई थी इसकी? क्या बताई थी?
चबा चबा कर संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। चबा चबा कर, ये चबा चबा कर क्या है? 44 ट्रिक है ये याद करने की। 44वें संवैधानिक संशोधन में चबा चबा कर इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। एक हमने आपको संशोधन बताया था 42वां, जरा बताएंगे इसमें क्या हुआ था? कब आया था ये? 1976 में आया था। 1976 में आया था। बोलो बच्चे। शिक्षा का वो जोड़ा गया था। शिक्षा जोड़ी गई थी। देखो 3 चीजें हमने बताई थी, प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। किससे? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976। एक ट्रिक और बताई थी, 4 में 2 जोड़ दो, 4 + 2 = 6 कर दिया था, यानी ये 76 हो गया। इधर संपत्ति का मौलिक अधिकार चबा चबा कर हटा दिया गया, 4 में 4 जोड़ दो बराबर 8 हो गया, तो इसको 1978 कर दो। बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? ये कौन से आर्टिकल में था? 12 से 30, 32 से 35 लिखा है ना, 31 नहीं लिखा ना इसमें। कहाँ लिखा है 31? 12 से 30, 32 से 35 में एक आर्टिकल छूट रहा है, 31वां। तो ये 31वां कौन सा आर्टिकल था? मुंह में जवाब नहीं है, बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे हैं। हैं? संपत्ति का मौलिक अधिकार। क्या हुआ? कौन सा था? बोलो। हैं? संपत्ति का था। कौन से में था? 31वें में। ठीक है, समझ गए बच्चे? मौलिक अधिकार कितने हैं बताएंगे? कौन कौन से हैं? ये ना पूछे। 3 कितने साए हमें? 4 साए शायद। चलो देखते हैं, ट्रिक से याद करते हैं कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास है। कौन कौन से मौलिक अधिकार? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, समझ रहे हैं बच्चे? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आ से अधिकार और आ से अमेरिका। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। यही संपत्ति का है। हाँ, तभी तो आती है ना। बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी गया। करंट में 31 आ से अधिकार, आ से अमेरिका। देखो सा 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 धा सा सा। देखो भैया, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं, इससे आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। कितने सा है? 5 सा है। एक धा, पहला सा, दूसरा सा, तीसरा सा, फिर धा, फिर सा, फिर सा। ठीक है, सा 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 धा सा सा। ठीक है, पहला सा का मतलब है समानता का। पहला अधिकार कौन सा है? याद कर लो पहले, जरा देखो इधर। पहले सा का मतलब क्या है? समानता। दूसरे सा का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। पहला समानता का मौलिक अधिकार, दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इस सा की जगह पे शाह कर लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धा से मतलब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? बहुत अच्छे से मौलिक अधिकार पढ़ना, सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे एग्जामों के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है शाह, ये वाला शाह कर लो, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर सा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने सा है? पहला सा कौन सा है? दूसरा सा कौन सा है? स्वतंत्रता का। तीसरा सा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर कौन सा है?
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर कौन सा है, शिक्षा संस्कृति का, फिर आता है संवैधानिक उपचारों का। महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली बात, ये भाग 3 में है। कौन सी 3 में है? अब जरा ये ट्रिक याद कर लो, जरा मेरी तरफ देखो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, इधर देखो, आ लिखा है ना। आ का मतलब हम कौन सा क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अधिकार पढ़ना चाह रहे हैं ना। आ में हम इसको हटा देते हैं, ये क्या बन गया, 3 भाग 3। भूलना नहीं, आ में से हमने एक लाइन ऐसी हटा दी और एक लाइन ये वाली हटा दी, तो आ से निकल के आया 3, और ये आ यानी अधिकार किसमें है, भाग 3। आ गए समझ में? बताओ कौन बताएगा, पहला सा, दूसरा सा, तीसरा। देखो जिंदगी में जब समानता स्वतंत्रता आ जाए, समानता भी आ जाए और स्वतंत्रता भी आ जाए, अब आदमी सीना तान के चलने लगता, कहता अब मेरा शोषण नहीं। ट्रिक बता रहे हैं अभी, इसमें आर्टिकल की भी ट्रिक आएगी, ठीक है ना, कि मेरा क्या नहीं होगा, शोषण नहीं है। शोषण नहीं होगा तो आगे धा आ गया, धा तो जानते ही हो, धा से क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता। अगर सब कुछ कर लिया है तो शिक्षा और संस्कृति लास्ट में आ गई, और इन सबको, इन सब की रक्षा करने का काम आ गया किसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आ गया, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हृदय या आत्मा कहा है, किसको, ये वाला जो है ना, ये वाला मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये आर्टिकल हट जाए, ये वाला अधिकार हट जाए, तो समझ लीजिए संविधान का हृदय खत्म, आत्मा खत्म। आ गया पहला, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 12 लिखो, अनुच्छेद 12। सब बताएंगे, ये सब पता है क्या तुम्हें, तो तुम जो पूछ रहे हैं, ये भी तो नहीं पता है, क्रम से बताएंगे, अब एक एक बहुत डिटेल में सारे बताएंगे, ठीक है। क्या है समानता, क्या है स्वतंत्रता, क्या है, ये बहुत बड़े हैं, अभी इनको सबको बता रहे हैं अभी इनको, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं अनुच्छेद 12, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अगर तुम जानना चाहती, अभी यही बता दें कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, छीना जाता है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। अब कितना जरूरी है, यही है कि नहीं है, इसीलिए इसको हृदय आत्मा कहते हैं, संविधान की हृदय आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 12, सब प्रवर्तनीय, यही वाला आर्टिकल तो प्रवर्तनीय कराता है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपसे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। रिटें अभी हम पढ़ाएंगे आपको, कौन कौन सी रिटें, एच, एम, पी, सी, क्यू, ये सब इसी में आएंगे, संवैधानिक उपचारों के में। ये सारी रिटें अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये रिटें हैं एच, एम, पी, सी, क्यू, इन रिटों को डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, 12। अनुच्छेद 12, इसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में दिया गया है मूल अधिकारों के संशोधन का प्रावधान, मूल अधिकारों में संशोधन का प्रावधान। मूल अधिकारों में संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है, आर्टिकल 13 में।
मूल अधिकारों में संशोधन का। ठीक है, इसमें कुछ एक दो पॉइंट लिख लो। अभी हमने बताया था संविधान में अगर मूल अधिकार आपसे छीने जाए, कल परसों भी बात की थी कि तो आप किसकी शरण में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं डायरेक्ट। और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है कि अप्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय है, लिख लो, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है और सर्वोच्च न्यायालय से सीधे सीधे इनकी रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? प्रवर्तनीय है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके इनकी रक्षा करती है। यही HMPCQ, कल रिटों की चर्चा करेंगे। ये सारी सर्वोच्च न्यायालय रिटें जारी करके इनकी रक्षा करती है।